सिक्योरिटी इत्यादि सब लिखा हुआ है, किस प्रकार से क्रिएट हुआ और किस प्रकार मुख्यतः सेंट्रल विस्ता को लेकर वो जो विषय था जो हमने कल सेंट्रल विस्ता। नमस्कार सभी को, सबका स्वागत है। और बुधवार आज 19 मई 2021 हम लोग आज फिर इकट्ठे हुए हैं और इस शानदार संध्या को अब हम शुरुआत करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे कुछ साथी शीघ्र जुड़ने वाले हैं। दोस्तों देखिए, एक बात अभी जो हमको समझ में आ रही है वो ये है कि जितना भी हम ओवर ट्रीटमेंट कई बार कर देते हैं किसी भी बीमारी का, तो उसका हमको बाद में भुगतान भरना पड़ता है। और ये जो ब्लैक फंगस के बारे में सुन रहे हैं वो उसी तरह का एक थोड़ा एग्जांपल है कि खूब सारी एंटीबायोटिक्स, खूब सारे हाई डोज में स्टेरॉइड्स और अनकंट्रोल्ड शुगर, ये तीन प्रमुख कारण जो अभी तक ज्ञात हैं वो ये है। तो इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बीमारी का आवश्यकता से कम भी इलाज ना हो और आवश्यकता से ज़्यादा भी इलाज ना हो। और मुझे लगता है हर डॉक्टर के लिए ये एक चुनौती होती है, ये एक उसकी समझ की बात होती है कि कैसे अपने पेशेंट्स का इलाज उपयुक्त हो, ना आवश्यकता से कम ना आवश्यकता से ज़्यादा। चलिए अब हम शुरुआत करें। जनक दीदी, आपका स्वागत है। कुछ कहें हम सबको के लिए। सभी लोग बैठ जाएं आनंद से और सुनते हैं जनक दीदी को। तो आज की मेरी प्रार्थना ईश्वर से संरक्षण के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए। तेरा ना तेरे नाम का शक्ति कवच जब मैं धारण करता हूँ तब मुझे कुछ भी दुखी नहीं कर सकता। और अपने हृदय में जब तेरा प्रेम पालता हूँ तो दुनिया की कोई भी विपदा मुझे भयभीत नहीं कर सकती। कितनी मधुर बात है, कितनी अच्छी बात है। वास्तव में अगर अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाए और इतना अच्छा सपोर्ट हो जाए तो बाहर की चीजें ज्यादा हिला नहीं सकती हमें और हम स्थिर रह सकते हैं। थैंक यू सो मच जनक दीदी। आइए डॉक्टर पंजाबी सर, आपका स्वागत है। मंच है आपके लिए आतुर। थैंक यू भरत। आज एक गाना मैं फिल्म उपासना का जो किशोर कुमार ने गाया था वो सुना रहा हूँ। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया। अरे सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो, कोई कितने भी फल तोड़े, अरे हो कोई कितने भी फल तोड़े, उसे तो है फलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। तेरी अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है हो, तेरी अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है। भीगी आँख का पानी हकीकत खोल रहा है हो,
जिस रंग में ढले हो, जिस रंग में ढले वक्त मुसाफिर ढलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ आते हैं, जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ आते हैं, जहां चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते, कहीं धीरज छूट न जाए, अरे हो कहीं धीरज छूट न जाए, तू देख संभलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। थैंक यू एवरीबॉडी। वाह वाह, थैंक यू डॉक्टर पंजाबी सर। देखिए दोस्तों, जनक दीदी से आपने सुनी एक प्रार्थना, एक सीख, और पंजाबी सर ने आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एक चीज बताया। मुझे लगता है श्री हरिवंश राय बच्चन जी की जो हम सुनते आए, उसकी शुरुआत ही यहीं से होती है कि अलग अलग पथ बतलाते, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पहुंच जाएगा मधुशाला। वो इसलिए कि सब आपने वैरायटी के सितारों को जोड़ रखा है। तो बात वही है, और उनकी मधुशाला को आप मधुशाला समझ सकते हैं, और उनकी मधुशाला को आप ईश्वर भी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ता हूं। मैं प्रतिभा खंडेलवाल जी, कलकत्ता से, स्वागत है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ बुआ, बहुत अच्छी सुनाई दे रही है। अच्छा अच्छा। तो मैंने कुछ पंक्तियां जो हैं वो आज के युग की परिस्थितियों के संदर्भ में लिखी है कि जैसा भी जीवन है, उस यथार्थ को जीने के लिए हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। बहुत अच्छा, हमारा सुनाइए। किस प्रकार का है। जटिलताओं से घिरे इस जटिल जीवन चक्र में, जटिलताओं से घिरे इस जटिल जीवन चक्र में उन्मुक्तताओं की लहर वरदान बन बहती रहे, उन्मुक्तताओं की लहर वरदान बन बहती रहे। तम प्रवंचित काल क्रम से मुक्ति पाने के लिए, तम प्रवंचित काल क्रम से मुक्ति पाने के लिए निज के पौरुष को नई पहचान एक मिलती रहे। दुराशंकाओं को तोड़ती चेतना के द्वार पर, दुराशंकाओं को तोड़ती चेतना के द्वार पर जागरण की ध्वनि प्रखर जीवंत हो उठती रहे। अंतर जगत की ऊर्जाओं में सरसता घूलती, अंतर जगत की ऊर्जाओं में सरसता घूलती सहज सुंदर कल्पनाएं प्रतिफलित होती रहे। हर कसौटी पार करने के लक्ष्य को साधती, हर कसौटी पार करने के लक्ष्य को साधती आत्मबल की गूंज पुष्पित पल्लवित होती रहे। अस्तित्व को, अस्तित्व की अर्थवत्ता को सिद्ध करने के लिए, अस्तित्व की अर्थवत्ता को सिद्ध करने के लिए सृजन की संभावनाएं फूलती फलती रहे, सृजन की संभावनाएं फूलती फलती रहे। जटिलताओं से घिरे इस जटिल जीवन चक्र में उन्मुक्तताओं की लहर वरदान बन रहती है। वाह 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 वाह, प्रतिभा बुआ। सृजन इन्हीं रचनाओं से फलता फूलता रहेगा। थैंक यू सो मच। आपने सृजन की बात करी, आपने जीवन को जीने की बात बताया, थैंक यू। और दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं स्नेहिल कुमार, आप जयपुर से हैं। स्नेहिल जी, आप क्या कहते हैं, झलक दिखला दें, और अगर आप कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं स्नेहिल। चलिए, मैं ख्याल से शायद, हाँ, हियर कम्स। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं। स्नेहिल, बहुत अच्छे लग रहे हो, वेरी नाइस। स्नेहिल, आपको अभी हम आप कुछ अपनी बात, आपकी आवाज नहीं आ रही है स्नेहिल, नहीं आ रही यार।
चलो आप अपने इसको बाकी है, आप उसको चेक करिए। कनेक्ट करना बाकी है। अभी आ रही? हाँ अभी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। वेलकम वेलकम टू सृजन। थैंक यू थैंक यू। सभी को नमस्ते और प्रणाम। मैं कुछ कहना, मैं इसके लिए तैयार नहीं था इसके लिए, तो अभी तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, और ये सृजन देख के अच्छा लग रहा है। ठीक है, ग्रेट। स्नेल तो लेट अस डू दिस वे। हाँ पापा नमस्ते। प्लीज I'll enjoy तो listening। या करेक्ट, हम आपको थोड़ी देर बाद में लेते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। रविंद्र पहलवान साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पहलवान साहब। आज मैं दिखाने के लिए 2 डाक विभाग द्वारा जारी लिफाफे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हाँ जी दिखाइए। ये पहला लिफाफा है जो आजादी के पहले जारी किया गया था। ओ माय गॉड। एक आना 1.5 आने का इसके ऊपर टिकट लगता था, टिकट लगा हुआ है। 1.5 आने की कीमत होती थी। 1.5 आने नहीं, आज का 9 पैसा। 9 पैसे में हिंदुस्तान से कहीं चिट्ठी जा सकती थी। ये यूज किया हुआ लिफाफा है, लेकिन ये केवल एक बताने की चीज है। इससे रोचक दूसरी चीज है, ये लिफाफा उसी तरह का दूसरा लिफाफा है, लेकिन तब क्या हो गया था, इसकी कीमत बढ़ गई थी और उस पर 3 पाई का डाक टिकट लगाना पड़ा। अब इसमें रोचक चीज क्या है, जो गौर से देखें कि लिफाफा वही है अंग्रेजों के समय का, जब आजादी के पहले का, और डाक टिकट आजादी के बाद का है, 48 के बाद का। ये 1949 में सीहोर से इलाहाबाद के बीच में उपयोग में लाया हुआ है। ये जो मोहर दिख रही है सीहोर की है, और ये जो है इलाहाबाद की मोहर है डिलीवरी की। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये आप बताइए तो कब की मोहर अभी तक चल रही है? मतलब आप देखिए दोस्तों 70 साल पुराना। इसमें रोचक सबसे चीज ये है कि लिफाफा आजादी के पहले का है और डाक टिकट इसके अंदर जो है वो आजादी के बाद का है। वाह 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 वाह, थैंक यू, बहुत बहुत आनंदित हुए हम। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह की कलेक्शन, अद्भुत कलेक्शन है, और इतना मनोरंजक तरीके से हमने इसको समझा। थैंक यू सो मच। सिंह भाई साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ नमस्कार। स्नेहिल आप शायद सिंह भाई साहब से मिले होंगे ब्यावर में। चलिए हाँ सिंह भाई साहब सुनाइए। आज 2 छोटे हैं, 2 मुक्तक है। तो पहला है कितना खुश नसीब ये दर्द, है कितना खुश नसीब ये दर्द, जब औरों से पाते हैं, इसे पाकर के अपने लोग अक्सर याद आते हैं। ओहो वाह वाह। अपने लोग अक्सर याद आते हैं। करो तुलना जो दौलत से, करो तुलना जो दौलत से, तो कितनी बदनसीब है ये, जो मिलती है तो अपने लोग अक्सर भूल जाते हैं। जो मिलती है तो अपने लोग अक्सर भूल जाते हैं। दूसरा एक मुक्तक है आज के उस पे, ये सभी को मालूम है कि सब सरकारों को मैक्सिमम जो है आबकारी विभाग से फायदा मिलता है। सब दुकानें बंद है लेकिन शराब की दुकानें खुली हुई है। हम शराबी के लिए क्या सोचते हैं, लेकिन शराबी क्या सोचता है, वो लिखने का मैंने प्रयास किया है कि आज तारीख में इस काल में बहुत सफेद पोश अपने हित के लिए देश का नुकसान क्या कर रहे हैं, लेकिन शराबी देश के हित के लिए अपना नुकसान कर रहा है, और कैसे उसको व्यक्त करता है, कैसे उसको व्यक्त करता है वो सुनिएगा आप। शराबी का समाजों में कभी ना मान होता है, शराबी का समाजों में कभी ना मान होता है, नहीं उसके इरादों का किसी को भान होता है। अंतिम 2 लाइनें हैं जिसमें शराबी की स्थिति देखिएगा आप।
नहीं उसके इरादों का किसी को भान होता है। ये माना पी के अपने घर को वो बर्बाद है करता। ये माना पी के अपने घर को वो बर्बाद है करता, मगर पीता नहीं तो मुल्क का नुकसान होता है। वाह मगर वाह वाह मुल्क का नुकसान होता है। धन्यवाद। वाह। देखिए दोस्तों, सब तरह के रंगीन तर्क वितर्क आपको मिल सकते हैं हर चीज के। थैंक यू सो मच। आप हमारे भाई साहब हैं जो अपने रचनाओं से हम सबको आनंदित करके गुदगुदाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं आमंत्रित करता हूं काठमांडू से डॉक्टर राणा सर। आप उपलब्ध हैं हमको? डॉक्टर राणा शायद अभी पूरे तरह से ज्वाइन नहीं किया इन्होंने। चलिए दोस्तों, हम आमंत्रित करते हैं अब संध्या सोनी जी, आपका स्वागत है। और इसके बाद में अगर डॉक्टर राणा, अच्छा उसके बाद में डॉक्टर राणा को ले लेंगे। संध्या जी, आपका स्वागत है। हेलो। अभी तो आप स्कूल की टीचर लग रहे हो हमको। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। हेलो, सभी को मेरा सविनय वंदन। आज मैं सुनाने वाली तो कविता थी, पर अब संस्मरण 2 बजे लिख लिया तो वही सुना रही हूँ। हमारी संस्कृति। बात बहुत पुरानी है, करीब 2001 की होगी। मैं अपनी छोटी बेटी के साथ खंडवा से इटारसी मायके ट्रेन से जा रही थी। सफर करते वक्त मेरे पास पानी, खाना, नाश्ता हमेशा साथ रहता है। बाहर का लेना मुझे पसंद नहीं है। रिजर्वेशन था ही, आराम से सफर कट रहा था। सामने की सीट पर एक संभ्रांत परिवार का कपल बैठा हुआ था। वो दोनों कब से बिटिया की बातें सुन रहे थे और आनंदित हो रहे थे। बिटिया को भूख लगने पर मैंने उसे एक छोटा सा टिफिन खोलकर दिया जिसमें पोहे थे। वह खाने लगी। सामने बैठे व्यक्ति ने मुझसे पूछा, क्या बहन जी आप जैन हैं? मैंने हाँ कहते हुए पूछा, आपने कैसे जाना? उन्होंने कहा, पोहे में प्याज नहीं है, इससे पहचान लिया गया कि आप जैन हैं। उन्हें जयपुर जाना था। अब एक ही समाज के कारण बातचीत होने लगी। बातों में मुझे पता लगा कि वे जयपुर जैन समाज में अध्यक्ष पद पर है तथा उनके जयपुर में पेट्रोल पंप वगैरह हैं। वे बाहर का खाना नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते और इन सब बातों का उन्हें नियम है। परंतु वे अपना टिफिन व पानी का बैग भूलकर आ गए हैं। उन्होंने हरदा स्टेशन पर केले लेकर खाए ताकि प्यास न लगे। लंबा सफर पानी बिना क्या करेंगे? उन्होंने ये बात मुझसे शेयर की। इटारसी आने वाला ही था। मैंने अपना खाने वाला टिफिन व पानी की बोतल उन्हें देना चाहा। टिफिन में नमकीन, पूरी, सब्जी, अचार, मीठा नमकीन था। उन दोनों के लिए पर्याप्त था। संकोचवश उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनसे कहा, आपने मुझे बहन जी कहा है ना, आप इसे लेने में संकोच ना करें। अंततः उन्होंने स्वीकार किया और साथ ही कहा, हम तो बहन बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। घनिष्ठता बढ़ चुकी थी, सो उन्होंने मुझसे खंडवा मेरे घर का एड्रेस लिया और मैंने भी उनका नाम और एड्रेस लिया। इटारसी आ चुका था, उन्हें भी ट्रेन बदलना थी। उन्होंने मुझे बड़े ही स्नेह से मुझे विदा किया। बात आई गई हो गई। मैं खंडवा वापस आ गई थी। करीब 1-1.5 महीने बाद मेरे नाम का जयपुर से एक कोरियर आया। उसमें कुछ धर्म से संबंधित किताबें, कैलेंडर तथा ड्राई फ्रूट्स के लड्डू थे। एक पत्र भी था जिसमें उन्होंने बहन के लिए लड्डू भेजने का रिवाज का जिक्र किया था। मैं उनके स्नेह के आगे नतमस्तक थी। हमारा देश संस्कारों का देश है। यहाँ तो बोलचाल के रिश्तों का भी महत्व है। कुछ अपवादों को छोड़कर आज भी बहन बेटियों को इसी तरह पूजा जाता है और माना जाता है। मेरे देश पर मुझे गर्व है। थैंक यू। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। देखिए, इतने अद्भुत संस्मरण जो हैं उन्हें वास्तव में ना भुलाया जाए और उनको लिख लिया जाए, उनको शेयर किया जाए। मुझे लगता है कई बार हम लोग सिर्फ खराब बातें शेयर करते हैं और कुछ इस तरह की बातें शेयर करके अभी भी हम रोमांचित हो सकते हैं और खुशियां फैला सकते हैं। थैंक यू सो मच संध्या सोनी जी। दोस्तों, मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर कृष्णचंद्र राणा, काठमांडू, नेपाल से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।
मैं आ गया, बीच बीच में मैं एब्सेंट रहता हूँ। एनीवे थैंक यू वेरी मच। हेलो, सुनाई दे रहा हाँ है? जी सुनाइए सर, हमको सुनाई दे रहा है, हम लोग आपको सुनने के लिए तैयार हैं। दर्द को यूं ही दबाया ना करो, दर्द को यूं ही दबाया ना करो, जुल्म को यूं ही छुपाया न करो, दर्द को यूं ही दबाया न करो, समझलते दो, समझलने दो यहाँ जब भी जले, जलती सम्मा को बुझाया न करो, जुल्म को यूं ही छुपाया न करो, दिल तो होते हैं सभी के ही नरम, दिल तो होते हैं सभी के ही नरम, बेवजह दिल को दुखाया न करो, दर्द को यूं ही दबाया न करो, ये सृजन प्यार का है मैं खाना, सुनिए साहब इसको, ये है सृजन, ये है सृजन प्यार का है मैं खाना, इसकी रहमत को भुलाया न करो, दर्द को यूं ही छुपाया न करो। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे Thank शब्द, you. बहुत अच्छा स्वर। देखिए दोस्तों, हम आपकी सभी की उम्र से सीनियर हैं, लेकिन कितना अच्छा स्वर है, कितने अच्छे विचार हैं, और आज सृजन Thank बार you. बार कविताओं में प्रवेश कर रहा है, आ रहा है और निखर रहा है। थैंक यू सो मच सर। मैं आमंत्रित Thank you, करता हूँ thank you. प्रेमलता तुलसिया जी आपको। नमस्कार साहब। नमस्ते जी, नमस्कार। नमस्कार साहब, प्रणाम सबको, सृजन के सभी को प्रणाम। हाँ जी नमस्कार, आपको भी। एक कविता सुना रही हूँ। हाँ जी सुनाइए, कुछ आनंद हंसकर लीजिए बोल, दोस्तों। कुछ हंसकर बोल दिया करो, कुछ हंसकर टाल दिया करो, यूं तो बहुत परेशानियां हैं आपको भी मुझको भी, यूं तो बहुत परेशानियां हैं आपको भी मुझको भी, मगर कुछ फैसले वक्त पे डाल दिया करो, कुछ फैसले वक्त पे डाल दिया करो, न जाने कल कोई हंसाने वाला मिले या न मिले, कोई हंसाने वाला मिले न मिले, इसलिए आज ही हसरत निकाल लिया करो। समझौता करना सीखिए साहेब, समझौता करना सीखिए साहेब, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी भी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है, किसी भी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। किसी के साथ हंसते हंसाते उतने ही हक के साथ रूठना भी आना चाहिए, अपनों की आंख का पानी धीरे से पोंछना भी आना चाहिए, अपने की आंखों का, अपनों की आंख का पानी भी धीरे से पोंछना चाहिए। रिश्तेदारी और दोस्ती में कैसा मान अपमान, बस अपने के दिलों, अपनों के दिलों में रहना चाहिए। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है।
सागर किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस के दोस्तों, फिर लौट कर दोस्तों के जमाने नहीं आते। कल हम ना होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे चलो हंस कर बिता दें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा, जाने कल क्या जिंदगी। बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू तुलसी जी, आप भी बहुत अच्छी चीजें लेकर आते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत ही हंसमुख, बहुत अच्छे, पॉजिटिव। कहिए, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। प्रवीण जी, अपने आप को अनम्यूट कर, आप अपने यंत्र को अनम्यूट कर लें। नहीं, अभी नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रवीण जी, आपका यंत्र म्यूटेड है। हाँ आवाज जी, आ रही है मेरी? बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है, सुनाइए। सभी बड़ों को चरण वंदन, मेरे हम उम्र और मेरे छोटों को सभी को प्रणाम। आज सर, पिछली बार में मदर्स डे भी था, उस समय के सेशन में ज्वाइन नहीं कर पाया था क्योंकि मदर का वैक्सीनेशन था। टाइम भी कोई 5 बजे, 4:30, पौने 5 का था। अब आज भी थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, कोई तो बात नहीं, इसके सुनाइए, नेक्स्ट आप ऊपर मैंने सुनाइए। एक छोटी सी चीज है जिसमें आपको मैं, जो सृजन हमारा ग्रुप का नाम है, ऐसी सृजनात्मक एक यात्रा माता पिता से लेकर प्रबोधक की करूंगा। उसके कुछ छोटे से जो और पैराग्राफ्स थे वो मैंने बनाए हैं, तो उसको आज मैं एक श्रोता के रूप में रहूंगा और उसको मैं अगले बुधवार के दिन आपसे जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है प्रवीण भाई, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, मैं आमंत्रित करता हूं अब डॉक्टर सुषमा रावत। आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्योंकि आप होस्ट भी हैं आज। हमेशा बहुत स्पेशल चीज लेकर आती है। देखिए आज क्या लेकर आए। आपके गुलदस्ते में आज कौन से फूल हैं डॉक्टर सुषमा रावत? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर राजेंद्र पंचाली सर, मुझे ऐसा लगता है वो गाना तपस्या पिक्चर का है, ना कि उपासना पिक्चर का। थैंक यू तपस्या का था। यस। चलिए, गुड। अभी मैं सबकी इजाजत लेकर स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। जरूर। फ्रेंड्स, 14 मई को अक्षय तृतीया थी। अक्षय तृतीया का मुहूर्त बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए, इस दिन कौन पैदा हुए थे? परशुराम जी पैदा हुए थे। आप तस्वीर को देखिए जरा, क्या शक्ति है। और ये जो उनके हाथ में भाला है, इसका नाम है परशु। इनका एक्चुअल नाम राम था, पर उन्होंने शिव जी की इतनी आराधना की कि इनको ये भाला मिला, तो उनका नाम हो गया परशुराम। सबसे बड़ी चीज इस तस्वीर में देखने की, एक हाथ में किताब है और दूसरी हाथ में भाला है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारे देश को चाहिए। एक तरफ विवेक और एक तरफ ताकत। परशुराम जी ब्राह्मण थे, पर ब्राह्मण के सारे गुण होते हुए भी उनके पास क्षत्रियों के भी गुण थे। परशुराम जी अपने पिता की बहुत सारी बातें मानते थे, बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे। इस चित्र में आपको मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, पुराने जमाने में ऊपर के शरीर पे वस्त्र नहीं पहना जाता था। मेरा जो सब्जेक्ट है विटामिन डी, उसके लिए बहुत रेलेवेंट है। हमेशा रुद्राक्ष की माला रहती थी और सबके हाथ में कोई ना कोई तो शस्त्र रहता था। ये उनका स्टैचू बना हुआ है। अब आप देखिए, मैं परशुराम जी की बात क्यों करना चाहती हूँ। रामधारी सिंह दिनकर ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है परशुराम की प्रतीक्षा। बहुत ही बढ़िया लाइनें लिखी हैं इसमें। उसमें एक लाइन मुझे जो पसंद आई है वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, मतलब उनके अंदर, रामधारी सिंह दिनकर के अंदर इतनी आग है स्वतंत्रता के लिए। और 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था,
तो उन्होंने एक लाइन लिखी है, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं। आप देखिए क्या लाइन है। तो जिस तरह परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर को उस समय थी, आज मुझे भी उनकी प्रतीक्षा है। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में इतनी सारी अनैतिक चीजें हो रही हैं। ऑफ कोर्स नैतिक चीजें भी हो रही हैं, पर उसके ऊपर अनैतिक चीजें हो रही हैं। उनको नष्ट करने के लिए आज मुझे भी रामधारी सिंह दिनकर जैसे परशुराम की प्रतीक्षा है, जो विवेक के साथ शूरवीरता रखते थे। धन्यवाद। वाह, अनम्यूट। थैंक यू डॉक्टर सुषमा। देखिए स्पेशल तैयारी, स्पेशल व्यंजन आपकी थाली में परोसा गया। आशा करते हैं आपको इसका स्वाद बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा कभी कभी तीखा और चरखा लग सकता है, लेकिन जो चीज़ है वैसी है, उसको ठीक से समझें, पचाएं और उससे ताकत पाएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजेंद्र पंजाबी। आपकी बिटिया तैयार है आपके अपने गीत के लिए? अच्छा डॉक्टर पंजाबी, आप अपनी बिटिया को बुलाएं। उससे पहले मैं आमंत्रित करता हूं, आज दोस्तों हमारे साथ एक बॉम्बे से हमारी एक साथी ज्वाइन करी है, जानकी रवानी। जानकी रवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानकी जी ग्लोबल, जानकी जी क्या मैं आपको बारे में बताऊं, इनको ग्लोबल हैप्पीनेस अवार्ड मिला हुआ है और जो दुनिया की एक हैप्पीनेस पे कॉन्फ्रेंस हुई उसमें, और अभी रिसेंटली मैंने इन्हें सुना, मैं इनका टॉक टॉकिंग फाउंडेशन की तरफ से, मैं और मेरे पिताजी हम लोगों ने इनका टॉक जो है दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, पापा हमने इनका 3 टुकड़ों में टॉक सुना, 3 या 4 टुकड़ों में टॉक सुना, क्योंकि हम किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना चाह रहे थे। और दोस्तों ये मैं लिंक आपको बाद में भेज दूंगा, जिनको चाहिए आपको अच्छा लगेगा। एक छोटी सी बिटिया या बच्ची, मतलब यंग लड़की है और कितना अच्छा तरह से काम कर रही है, इतना अच्छा बोलती हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है जानकी जी। थोड़ी देर में आपसे हम आपकी बात सुनते हैं। डॉक्टर हिना, आप तैयार हो क्या? डॉक्टर हिना पंजाबी, आप अपनी रचना, अपनी बात, अपनी जो भी चीज है, आपका समय शुरू होता है, आप शुरू हो जाइए। जी। मैं सबको नमस्कार करना चाहूंगी, बड़ों को प्रणाम। और आज मैं एक इम्प्रॉम्प्टो प्रिपरेशन में गाना गा रही हूँ। थैंक यू सर, आपने मुझे ये मौका दिया। ये गाना है आने वाला पल जाने वाला है। ये आई थिंक हम सबके लिए एक सीख है कि हम आज में रहें और समय का आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर हिना। आप अहमदाबाद में हैं, हमारी प्यारी सी बिटिया हैं और देखिए कितना अच्छा गाती हैं। और ये जो आपने कहा ना क्या कि वो ये पल भी जाने वाला है, ये चीज़ अभी मैंने जानकी जी से थोड़ी देर पहले सुना। उन्होंने कहा कि अगर अच्छा समय है तो भी वो 24 घंटे से ज़्यादा अच्छा दिन भी नहीं रहेगा और बुरा दिन भी नहीं रहेगा। आप चाहें तो उसको खींच सकते हैं, और ख़ासतौर से हम खराब चीज़ों को ज़्यादा खींचते हैं। तो बहुत सारी बातें इनकी जो हैं वो अलग अलग गीतों में अलग अलग तरह से आई हुई हैं। पूजा सोनी जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर पूजा सोनी, कहाँ छुप के बैठे हो डॉक्टर पूजा, आइए बाहर। चलिए, मुझे लगता है डॉक्टर पूजा आप
हाँ सुनाइए, क्या सुनाना चाह रहे हैं? अपने यंत्र को अनम्यूट कर लें। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बस सिर्फ कुछ थॉट शेयर करना चाहती हूँ कि समय मूल्यवान है लेकिन सत्य भी ज्यादा मूल्यवान है। हेलो, हाँ सुनाइए सुनाइए। कुछ थॉट शेयर करना चाहती हूँ। समय मूल्यवान है लेकिन सत्य भी ज्यादा मूल्यवान है, बिकॉज ट्रूथ विदाउट टाइम, एक मिनट, टाइम विदाउट वो भूल गई हूँ मैं, सॉरी। पीस विदाउट ट्रूथ इज लाइक अ पॉइजन, कि झूठी सांत्वना अगर किसी को दे दी जाए तो वो बाद में ज्यादा दुखदाई हो जाती है। थैंक यू सो मच पूजा। और आगे कुछ है तो सुनाइए। सच बोलने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि आपको ये याद नहीं रखना पड़ता कि आपने किससे क्या कहा था। हाँ ये बात तो है। वेरी नाइस। सच बोलने की बात यह है कि उसकी कहानी आगे तैयार नहीं करनी पड़ती। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि कोई बात नहीं। डॉक्टर स्नेहिल, आपको हम अगली बार फिर मिलेंगे। स्नेहिल साहब और जानकी जी, मैं आपको पता है आपका समय बहुत कीमती है। मैं एक और आपको इसको हम लिया जाए बताइए तो चंदक साहब, आप क्यों नहीं कुछ सुना देते हैं? उसके बाद में हम जानकी जी को सुनते हैं और फिर अनीता जी को सुनते हैं। क्या बात है, ठीक है। नमस्कार सभी को, यथा योग्य प्रणाम, अभिवादन। और माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, बाबूजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले 4 पंक्तियां भगवान से प्रार्थना के रूप में। थोड़ा जोर से कहिए चंदक साहब, आज आपकी आवाज कम आ रही है। सबसे पहले 4 पंक्तियां भगवान से प्रार्थना के रूप में पढ़ रहा हूँ आज के दौर के हिसाब से, कि तितली के रंग वापस दे दो, तितली के रंग वापस दे दो, फूल पे शबनम लौटा दो। तितली के रंग वापस दे दो, फूल पे शबनम लौटा दो, जीवन के हर साज को मालिक उसकी सरगम लौटा दो। जीवन के हर साज को मालिक उसकी सरगम लौटा दो। और शेष नहीं आंसू आंखों में, कितना शोक मनाए हम। शेष नहीं आंसू आंखों में, कितना शोक मनाए हम। मेरे ईश्वर अब दुनिया में प्यार के मौसम लौटा दो। मेरे ईश्वर अब दुनिया में प्यार के मौसम लौटा दो। और बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गजल, थोड़ा सा तेज बोले चंदक साहब। हाँ जी, चलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब ठीक आ रही है आवाज? अब बेहतर है, बहुत अच्छा है। जी जी, चलिए एक गजल मतलब समझ लीजिए कि मैं अपने आप को पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। गजल का मतलब है कि कोशिशें करता हूँ, फल लिखता हूँ मैं। कोशिशें करता हूँ, फल लिखता हूँ मैं। कोशिशें करता हूँ, फल लिखता हूँ मैं। हूँ कठिन लेकिन सरल लिखता हूँ मैं। बहुत अच्छा है। हूँ कठिन लेकिन सरल लिखता हूँ मैं। और ये शेर बतौर खास देखें, जो भी चाहे, सुषमा दीदी देखें कि नहीं, जो सुनाई भी नहीं दे रहा है, चाहे, तेज कहें। हेलो, हाँ जी, अभी बेहतर है। कि जो भी चाहे प्रेम से वो पी सके। जो भी चाहे प्रेम से वो पी सके। जो भी चाहे प्रेम से वो पी सके। नीर के जैसा तरल लिखता हूँ मैं। नीर के जैसा तरल लिखता हूँ मैं। हूँ कठिन लेकिन सरल लिखता हूँ मैं। और ये शेर बतौर खास मेरी 2 माँओं के चरणों में, एक माँ शारदा और एक मेरी जननी माँ, सुनिएगा। कि सिर्फ कागज और कलम है हाथ में। सिर्फ कागज और कलम है हाथ में। सिर्फ कागज और कलम है हाथ में। बोलती है माँ नकल लिखता हूँ मैं। बोलती है माँ नकल लिखता हूँ मैं। हूँ कठिन लेकिन सरल लिखता हूँ मैं। और
ये शेर आप सभी के चरण में खास रख रहा हूं, सुनिएगा कि देखिए देखिए पढ़कर कभी तो गौर से, देखिए पढ़कर कभी तो गौर से, जिंदगी मुश्किल है हल लिखता हूं मैं, वाह वाह, जिंदगी मुश्किल है हल लिखता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शेर 2 पंक्तियां मेरे लिए। गजल में एक बहर होती है और एक काफिया होता है, और इल्म का मतलब होता है जानकारी। बस सुनिएगा कि बहर का न काफिये का इल्म है, बहर का न काफिये का इल्म है, बहर का न काफिये का इल्म है, देखिए फिर भी गजल लिखता हूं मैं, देखिए फिर भी गजल लिखता हूं मैं। ये मेरी हकीकत थी 2 पंक्तियों में। देखिए फिर भी गजल लिखता हूं मैं, हूँ कठिन लेकिन सरल लिखता हूं मैं। और गजल का मक्ता आखिरी 2 पंक्तियां भगवान के चरणों में कि जो मिला रहमत है रब की, जो मिला रहमत है रब की, खुश है जय, जो मिला रहमत है रब की, खुश है जय, झोपड़ी को भी महल लिखता हूं मैं, झोपड़ी को भी महल लिखता हूं मैं, जो मिला रहमत है रब की, खुश है जय, झोपड़ी को भी महल लिखता हूं मैं, कोशिशें करता हूं फल लिखता हूं मैं, हूँ कठिन लेकिन सरल लिखता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चंदक साहब। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। दोस्तों हम आमंत्रित करते हैं धन्यवाद आज की सभी हमारी स्पेशल साथी जानकी रवानी जी को, जो कि बॉम्बे से हैं और बहुत 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 अच्छा बोलती हैं, और काफी करीब इन्होंने 40-50 हजार लोगों का सेशंस वगैरह लिए हुए हैं और बहुत सारे टॉक शोज करे हुए हैं। और आइए हम इनसे सुने आप हमको क्या कहना चाहती है जानकी जी। वेल मैंने ज्यादा कुछ प्रिपेयर तो नहीं किया, बट मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी जो 4-5 घंटे पहले हुई। मुझे एक फ्रेंड का फोन आया हैदराबाद से, और वो कह रही थी कि उनका उन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप किया था और कुछ 40-50 लाख रुपए देने थे उनको, एंड बंदा गायब है। प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, पैसों की जरूरत है, और भाई साहब न फोन उठा रहे हैं न रिस्पॉन्स दे रहे। तो उसने मुझे पूछा कि जानकी मैं क्या करूं, मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, लीगली भी बोल चुके हैं, अकाउंटेंट से सीए से इधर उधर सब कर लिया, बट आई नो कि कुछ और भी बदलना बाकी है। तो शी कॉल्ड मी एंड मैंने जस्ट उनको ये बात बताई जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कि कोई बंदा जो हैदराबाद में वो बैठी है, ये भाई साहब बैठे हैं बॉम्बे में। रैंडमली किसी के थ्रू उनकी मुलाकात हुई, रैंडमली किसी के साथ मुलाकात होने के बाद कुछ हुआ जिससे उन्होंने पार्टनरशिप बना ली इतने बड़े रकम की। तो मैं उन्हें यही समझा रही थी कि ये ऐसे ही नहीं होता, राइट? किसी के साथ जब लेन देन होती है तो वो कहीं ना किसी जन्म का कुछ ना कुछ लेन देन बाकी रहता है। तो आई जस्ट एक्सप्लेन टू हर कि आपका ये कुछ शायद बाकी होगा उनसे लेना या उनको आपसे लेना। तो अब जो वो हो चुका है, अब आप उनको बद्दुआ मत दीजिए, जस्ट विश देम वेल, लेट देम गो, सो दैट नेक्स्ट जन्म में उनको वापस आप उनसे वसूल करो, वो आपसे वसूल करे, आप उनसे वसूल करो। आई सेड वो सिलसिला चलता रहेगा। इससे अच्छा ये समझ लो कि आपको उन्हें देना था किसी जन्म का, खत्म हो गया। अब उनको होपोनोपोनो प्रेयर करिए, विच इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, लेट द ग्रेस फ्लो, एंड जस्ट लेट इट गो विथ पीस। जो बेस्ट होना होगा आपके लिए वो वैसे ही हो जाएगा। भगवान को बोलिए कि इससे जो अच्छा करना है कर दे, बट आप दिल में कोई
वो हेट्रेड या कुछ रखिए नहीं, तो दोनों की लाइफ में आसानी हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्स को बोलिए कि जो बेस्ट है वही होना चाहिए और वही होगा। सो बस यही थोड़ा मैंने सोचा मैं शेयर कर दूं। अगर आपकी लाइफ में कोई है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो ये समझ लो कि किसी लाइफ में आपने परेशान किया था, ये अकाउंट सेटल हो रहा है, उसको वापस खोलना नहीं है, बस जाने देना है। वाह, थैंक यू सो हमारा यही मच। फंडा, उस हमारा यही खंजर फंडा है डॉक्टर साहब। उस खंजर को अपने अंदर मत रखिए, संभाल कर और उसको जाने दीजिए एंड आगे बढ़िए। कितनी अच्छी बात कही है। और उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि उसको माफ कर दो और उसका भी भला हो, ये विचार करके और आप आगे बढ़ जाइए। पुराना कुछ हिसाब सेटल हो गया है। आप जो मेरे पिताजी के पास में जिनके साथ में मैं बैठा हूँ इस वक्त, ये इन्होंने बाय द वे जो आप पिछले जन्म की बात कर रहे हो, पीएचडी करा इन्होंने लाइफ आफ्टर डेथ पे, रीइंकार्नेशन पे। और पापा की अभी ये छठी या सातवीं किताब पुनर्जन्म से संबंधित जो है वो 2 दिन पहले रिलीज हुई है। और तो खैर वो किसी और दिन पापा से आप बात कर सकते हैं। तो ये पुनर्जन्म की बातें तो हमारा I would मतलब थैंक यू डॉक्टर रावत फॉर इनवाइटिंग मी हियर सर। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एंड नमस्ते अंकल जी को भी। और मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, सो मेनी एल्डर्स। तो मुझे बस आपके आशीर्वाद चाहिए कि जो भी जो भी नॉलेज है या जो भी मेरे पास है वो मैं बहुत सारे लोगों को खुशी बांट सकूं और उन्हें सिखा सकूं कि लाइफ कितनी सिंपल है। So I would want everybody's blessings, थैंक यू सो मच जानकी। यस श्योरली यस। और देखो दोस्तों, आप ये देखिए इनके साथ यही है कि किसी भी सिचुएशन हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, हाउ कैन यू स्टिल बी इंटैक्ट एंड मूव ऑन इन योर लाइफ। ये इनका एक पैशन है और ये इसी पैशन के तहत, इसी झंडे के तहत ये अपना प्रोग्राम करती रहती है। यही शायद इनकी खासियत है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जानकी जी थैंक यू सो मच। आप रहिए जितना समय आप रह सकते हैं। अब हम 10-15 मिनट का और ये सेशन बाकी है। अनीता जी आपका स्वागत है। अनीता गुप्ता, आप जयपुर से। यस, आज क्या लेकर आए हैं आप? क्या व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन आप लेकर आए? जय श्री कृष्ण। आइए अनीता जी, स्वागत है। आज मैं आपको मिलाती हूँ दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु, सदा सफल हमारे हनुमान जी से। और हनुमान जी से मिलने के लिए आज हम त्रेता युग से निकलकर द्वापर में जाएंगे। हनुमान जी ऐसी शख्सियत हैं जो त्रेता, द्वापर और कलयुग सभी में रहते हैं। वो अजर और जोर अमर से कहिए अनीता जी। वो अजर अमर हैं। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, पहले से बेटर है। हाँ, हमेशा आपकी आवाज बहुत अच्छी आती है, आज कम है। हनुमान जी तो अजर अमर हैं, तो वो हर युग में आपको मिलेंगे। आज हनुमान जी कद्री वन में विश्राम कर रहे हैं, जहां पर अर्जुन भगवान कृष्ण की पूजा के लिए कुछ फूल चुनने गए। अब जैसे ही हनुमान जी आंख बंद करके लेटे हुए हैं और अर्जुन ने चुपके से फूल तोड़ लिया। हनुमान जी ने आंख खोल के कहा, चोरी? कौन हो तुम? अर्जुन ने कहा, मैं कुंती पुत्र अर्जुन। तो बोले, चोरी करते हो? बोले, पुष्प ही तो लिया है, पुष्प में क्या चोरी होना? बोले, ये तो गलत बात है, पर चलो बताओ किस लिए लिया था पुष्प? बोले, कृष्ण की पूजा करने जा रहा था। तो हनुमान जी हंसे, ले जाओ ले जाओ। बोले, इसमें हंसने की क्या बात थी? बोले, जिसका भगवान खुद ही माखन चुराता हो, उसकी पूजा करने के लिए चोरी का पुष्प ले जाओगे तो खुशी होगा, ले जाओ ले जाओ। अब अर्जुन को तन गई कि मेरे भगवान का अपमान करते। तो बोले, आपके भगवान कौन से बड़े पराक्रमी थे? भालुओं और बंदरों से पुल बनाया। इतनी ही सामर्थ्य थी तो खुद बना लेते पुल बाणों का। अब हनुमान जी हंसे, बोले, क्या बाणों के पुल से इतने भालू और बंदर पार कर लेते? बोले, हाँ, क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे भगवान भी तो पराक्रमी थे, एक तीर में समुद्र सुखा सकते थे। तो भगवान हनुमान जी हंसे और बोले, ऐसा करो, क्या तुम पुल बना सकते हो? बोले, हाँ, क्यों नहीं बना सकता। बोले, चलो आज तुम एक पुल बनाओ और राम जी का एक बानर, मैं तो एक तुच्छ सा बानर हूं, अगर मैं उस पुल को पार कर लूंगा तो फिर मैं मान लूंगा, मैं तुम जो चाहोगे वो दूंगा। अर्जुन मान गए कि मैं पुल बना दूंगा। और बोले, अगर मैं पार नहीं कर पाया तो अर्जुन ने बोला, क्षत्रिय हूँ, अग्नि में समाधि ले लूंगा। ठीक है, अर्जुन ने अपना गांडीव निकाला और बाणों का एक पुल तैयार कर दिया। हनुमान जी ने अपना शरीर विस्तार किया, सूरज को भी ढक लिया। अर्जुन ने देखा कि अब तो गए। हनुमान जी ने पहला कदम बाण पे रखा पुल पे और पुल सीधा पाताल लोक में पहुंच गया। हनुमान जी ने पूछा, कहाँ है?
दूसरा पैर कहाँ रखूं? अब अर्जुन की बारी थी घबराने की। बोले पता नहीं, अब बाण पुल तो नहीं दिखाई दे रहा। तो अर्जुन बोले अब ये क्षत्रिय भी नहीं दिखाई देगा, और आसपास जाके लकड़ियां बटोरने लगे। तो हनुमान जी ने बोला देख भाई, रहने दे, तेरे और मेरे बीच की बात है, बाहर किसी को पता नहीं चलेगा, क्यों जान देने पर तुलाए। अर्जुन बोला हूं तो क्षत्रिय, वचन का पक्का हूँ, आज तो जान देकर ही रहूंगा। हनुमान जी मन ही मन भगवान कृष्ण को बुलाए, बोले आ जाओ प्रभु, ये तो जान देने पे तुलाए। भगवान ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। क्या हुआ भाई? बोले देखिए ऐसे शर्त लगी थी और मैं कर नहीं पाया, तो क्षत्रिय हूँ, अग्नि में जलने जा रहा हूँ। भगवान ने बोला बिल्कुल, क्षत्रिय है तो वचन तो निभाना चाहिए, जल्दी करो, सूर्यास्त होने वाला है। हनुमान जी बोले क्या कर रहे हो? बचाने के लिए बुलाया था कि मरवाने पे तुले हो? तो भगवान बोले पर जरा ठहरो, एक बार मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच ये शर्त लगी तो बीच में कोई और था निर्णायक? बोले नहीं। तो बोले कैसे पता चलेगा कि क्या शर्त थी और क्या तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो? क्या तुम दोबारा पुल बना दोगे? अर्जुन ने कहा हाँ बिल्कुल बना दूंगा। बोले ठीक है, पुल बनाओ, इस बार मैं निर्णायक हूँ। अर्जुन ने गांडीव निकाला, फिर पुल बना दिया। हनुमान जी ने फिर अपना शरीर का विस्तार किया और सूरज को भी ढक लिया, इतना बड़ा शरीर। भगवान कृष्ण बोले फिर गया ये तो पुल। और हनुमान जी ने जैसे पहला कदम रखा, फिर दूसरा कदम, और वो पुल पार कर गए। हनुमान जी ने कहा कैसे संभव हो सकता है? कहाँ गए प्रभु? नीचे देखा तो कश्यप का रूप धर के भगवान कृष्ण उस पुल के नीचे विराजमान है। पुल पार कर गए हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा मैं हार गया, अब जो चाहे मांग लो। उसी समय भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। अर्जुन क्या तो सीना अहंकार के मारे चौड़ा हो गया, यहाँ देखो मैं नहीं कहता था पुल से पार कर सकते हो। हनुमान जी हंसे, भैया तेरे को नहीं पता तेरा रक्षक कौन है। हनुमान जी ने कहा कि चलो जो तुम चाहो मांग लो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रोका कि नहीं, अभी उचित समय नहीं है, समय आने पर मांगेंगे, चलो यहाँ से। और बोले, और वो दोनों चले गए। कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध शुरुआत की दर हो गई। युद्ध का शंख फूंक दिया गया। भगवान ने कहा कि अर्जुन चलो, अब जाकर उनसे मांगने का समय आ गया। अर्जुन बोला अकेला तो मैं नहीं जाऊंगा, आप ही साथ चलिए, पता नहीं क्या अनर्थ हो जाए। भगवान कृष्ण साथ में गए। हनुमान जी से बोला कि अब महाभारत का युद्ध होने वाला है, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। हनुमान जी बोले ये द्वापर है, मैं इसमें युद्ध तो करूंगा नहीं, आप बताओ क्या कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध तो मैं स्वयं भी नहीं कर रहा, तुम सिर्फ इतना करना कि ध्वजा के ऊपर बैठ जाना और हमारी ध्वजा की रक्षा करना। तो भगवान हनुमान जी रथ की ध्वजा पर विराजमान हो गए, इसीलिए कृष्ण के अर्जुन के उस रथ को कपित ध्वज कहा गया। और जब युद्ध आरंभ हुआ तो हनुमान जी ने कहा देखो प्रभु, हमारे राम जी तो युद्ध के बीच में हमें ज्ञान देते थे, तो मैं ऐसे तो आपके इस ध्वजा पर बैठा नहीं रह सकता, मुझे तो ज्ञान चाहिए। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, पर अर्जुन तो सिर्फ बहाना था, वो ज्ञान तो गीता तो भगवान को हनुमान जी को सुनाना था, क्योंकि 18 दिन वो युद्ध चला और गीता के पूरे 18 अध्याय हैं जिनको एक एक दिन हनुमान जी ने अपने अंदर आत्मसात किया। वाह अनीता जी, कहाँ डुबकी लगवा देते हो आप, देखिए वाह वाह, थैंक यू। और वाह देखिए वाह, दोस्तों, इसी को कोइंसिडेंस कहा जाता बहुत है। और सुंदर, हमारे बहुत गुरुजी हमेशा सुंदर। कहते हैं, बहुत सुंदर, जब बहुत आपको सुंदर। जिंदगी में, जब तक आपको जिंदगी में खूबसूरती और वंडर ने मतलब आपको सरप्राइज मिलता रहे, तब तक आप जीवित हैं। अब आप क्या कोइंसिडेंस है कि जानकी जी यहाँ पर आई और जानकी जी ने अपना किस्सा सुनाया, और अगला चीज मैंने सोचा अनीता जी से सुनते हैं। और अनीता जी को भी आज हनुमान जी की बात करनी थी, और हनुमान जी जानकी जी के फेवरेट रहे हुए, अब वो तो रहेंगे ही। अब जानकी जी को हनुमान जी क्यों नहीं फेवरेट रहेंगे? तो हर कुल के अंदर जानकी जी के सबसे फेवरेट हनुमान जी थे। चलिए, थैंक यू सो मच अनीता जी। आगे बढ़ता हूँ, और मैं प्रोग्राम के आखिरी में पहुंच गए। डॉक्टर राम प्रसाद कुमावत भाई साहब, राजस्थान ब्यावर से, स्वागत है आपका। और उसके बाद में नलिनी टोके जी आपको लेता हूँ। राम प्रसाद भाई साहब। थैंक यू भैया। स्वागत दादा, स्वागत। नमस्कार। बहुत ही नमस्कार। अद्भुत, बहुत अद्भुत रचनाएं लिखते हैं, बहुत अद्भुत बातें करते हैं। एक गजल पेश करना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल, ऊंचे आता हो, स्वर में आता हो। कहिए, शुरू हो जाइए। आता हो दादा, आता हो। इरशाद। हाँ, थैंक यू भैया। कि बातें भी कर लेंगे लेकिन, बातें भी कर लेंगे लेकिन अपनापन तो हो।
बातें भी कर लेंगे लेकिन अपनापन तो हो, और बैठे कैसे पास घड़ी भर कुछ कुछ मन तो हो। बैठे कैसे पास घड़ी भर कुछ कुछ मन तो हो। क्या बात कि सांसों के आने जाने को जीवन मत समझो। सांसों के आने जाने को जीवन मत समझो। जीना तभी सार्थक, रिश्तों में धड़कन तो हो। वाह 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 वाह। जीना तभी सार्थक, रिश्तों में धड़कन तो हो। कि सुख से जीने का आनंद तभी मिल पाएगा। सुख से जीने का आनंद तभी मिल पाएगा। सोच समझ के साथ जरा सा पागलपन तो हो। सोच समझ के साथ जरा सा पागलपन तो हो। क्या बात है? काबू में, और देखिए एक शेर, कि काबू में दिल रखना लेकिन सांस न घुट जाए। काबू में दिल रखना लेकिन सांस न घुट जाए। मन का पंछी उड़े तो तन भी एक चमन तो हो। और आखिरी शेर है कि आना जाना काल चक्र का अनुक्रम है केवल। आना जाना काल चक्र का अनुक्रम है केवल। और मरने से पहले मुट्ठी में कुछ जीवन तो हो। कुछ जीवन तो हो। वाह 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 वाह। बातें भी कर लेंगे। ये शेर हुआ दादा, ये शेर हुआ। बातें भी कर लेंगे लेकिन अपनापन तो हो। और बैठे कैसे पास घड़ी भर कुछ कुछ मन तो हो। थैंक यू रामप्रसाद भाई साहब। दोस्तों आप हैं रामप्रसाद कुमावत, ब्यावर राजस्थान से। आपने देखा कितना अद्भुत लिखते हैं, कितना अद्भुत बोलते हैं। नलिनी टोके जी आपका स्वागत है। बहुत थोड़े में, बहुत संक्षेप में, बहुत अच्छी बातें करती हैं नलिनी टोके जी। सभी को प्रणाम, बाबा जी को चरण स्पर्श और बधाई। आहा और आहा, इसमें सिर्फ एक ही मात्रा का फर्क है, आहा और आहा। जब हम आहा जिंदगी कहते हैं तो उसमें नकारात्मक, दुख, निराशा, इससे हम भर जाते हैं। पर जब हम आहा आहा करके आहा जिंदगी करते हैं तो उसमें सकारात्मक, सुख, शांति, सुकून, प्रेम, ये सब अपने आप लबालब भर जाता है। दया, करुणा, मदद करना, इनका वजूद है। जो है उसमें सब खुश है, कभी अपने लिए कुछ मांग नहीं रखते परमात्मा से। जो दिया है वो ठीक है, बांटने में इन्हें सुकून मिलता है। मदद के लिए सदा हाथ आगे होते हैं। सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना इनके जीवन का उद्देश्य होता है। कैसी भी हो जिंदगी, क्यों हम भी आहा जिंदगी ही क्यों न जिए। कैसी भी हो जिंदगी, क्यों हम आहा जिंदगी क्यों नहीं जिए। हर क्षण जिंदगी का महत्वपूर्ण है, इसे यूं ही ना गवाएं। उठिए, चलिए, मदद करिए। परिस्थिति भी बदल जाएगी, महामारी कौन रोज रहेगी, पर इसमें सुकून से जिए और सबके लिए अच्छा सोचे। सबको शक्ति दीजिए, परमात्मा आपको बहुत आशीर्वाद देगा और आपका खरा कहीं खाली नहीं जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू नलिनी जी, थैंक यू सो मच। ये दोस्तों यही बात है सृजन की। ये शाम का हमारा उद्देश्य यही है कि जिस मूड से आप बैठे हैं उससे बेहतर मूड से उठें, आपकी जिंदगी आहा वाली, शानदार वाली जिंदगी हो जाए। और मैं अब आखिरी में सोनी साहब से निवेदन करूं, उससे पहले जनक दीदी हमारी प्रेरक और तवलीन फाउंडेशन के लिए, गुरमीत साहब के लिए, हमारे लिए, सबकी दीदी जनक दीदी, आपके दो आपकी कुछ बातें सुने और उसके बाद सोनी साहब से कहता हूँ। जनक पलटा दीदी। नहीं दीदी, आपका यंत्र को अनम्यूट कर लें और मैं आपके पास कुछ दिन रहने के लिए आ रहा हूँ कल या परसों से। अनम्यूट कर लें दीदी अपने यंत्र को।
जो लोग इंदौर से या मध्य अभी प्रदेश सुनाई से- दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जनक दीदी। ओके, आज जानकी जी की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी सारी बात का जो मेरे को एसेंस फील हुआ कि उन्होंने जब बुजुर्गों की और सबकी बात की और सबके बारे में बताया, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा सद्गुण ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है। तो उनकी विनम्रता पर मैं कायल हो गई आज पहली मुलाकात में। बहुत खुश हूँ और आपका धन्यवाद। वाह क्या बात है जनक दीदी, आपने जानकी जी को पूरा अपने आशीर्वाद के अंदर सबसे इतना पूरा डुबो दिया है। तो जानकी मैं बाय द वे बता दूं कि हम सब लोग इंक्लूडिंग गुरमीत नारंग एंड तवलीन फाउंडेशन के सभी लोग जानकी दीदी के बहुत बड़े फैन हैं, और सॉरी जनक दीदी के। और जनक दीदी का खुद का एक हमारे यहाँ पर एक आश्रम सा है जहाँ पर हम बीच बीच में वहीं जाते हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ 2-3 दिन के लिए उनके साथ रहने के लिए जा रहा हूँ। और आप कभी अगली बार जब आप इंदौर आएंगे तो आपको पता पड़ेगा जनक पलटा जी क्या है। शी इज पद्मश्री, और ये बहुत सारे देशों में बहुत सारा अच्छा काम, इनके सारे दुनिया भर में इनके शिष्य वगैरह हैं। चलिए सोनी साहब आपका स्वागत है। राम नारायण सोनी साहब। सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। स्वागत दादा, प्रणाम। 2 नए सदस्यों को आज मिले हमारे साथ, जानकी जी और ये दोनों जो है नए सदस्य जरूर है, लेकिन लग रहा है बड़े पुराने से लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहचान लेके आई हैं। आपकी आवाज कट कट के आ रही है सोनी साहब। अभी ठीक है। तो सबका बहुत बहुत जनक दीदी को प्रणाम विशेष इसलिए कि वो हमारी प्रेरक हैं। जानकी जी आपको बता दें, हम बड़ा हर्ष होता है कि हम अपनी सृजन की मीटिंग जो शुरुआत करते हैं वो एक पद्मश्री है, हमारी दीदी पद्मश्री हैं। ये शायद आपको पता ना हो, लेकिन अब इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि उनके 2 शब्दों में कितनी बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं। तो मैं उनको और सारे बुजुर्गवार को प्रणाम करता हूँ। राणा साहब जो हमारे 90 साल के हैं और आपने उनकी गजल सुनी और ऐसा लगता है 19 में गजल कह रहे हैं, तो ऐसा बहुत कम आपको देखने मिलेगा। ये बहुत 19 से 90 तक के लोग इसके अंदर हैं, बहुत आप ऊर्जा इसमें देख रहे हैं। आज बड़ी जिंदगी की बहुत बातें हुई, सृजन की बहुत बातें हुई, और हमारे जो एंकर हैं वो उन्होंने खुद ने आपको बता दिया कि ऐसा है ना। नलिनी जी ने जो आखिरी में कहा आह आहा, और मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहता हूँ, हा हा हा। ये हमारे बड़ा ध्यान से सुनिए इसको। 4 दिन पहले मैंने उनका एक वीडियो देखा है जिसमें ब्लड प्रेशर की उन्होंने बात कही, तो ब्लड प्रेशर शरीर का, ब्लड प्रेशर मन का, दोनों डाउन रखे। और उसमें एक बात जरूर कही थी कि 5-6 बार हा का मार के हंसे, तो हा 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 इस तरह से ये बात पूरी करता है कि थैंक यू भाई साहब। हमारी जो ये आज ये ट्रायल पूरी हुई इस तरह से, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और चलते चलते एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे कितना भी कुछ हो, लेकिन कुछ उसमें ऐसा होना चाहिए कि हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि कुछ कितना भी नेगेटिविटी आई है वो हमारे पास एक दिन होगा। जोर से कहीं सोनी साहब, नहीं सुनाई दे रहा है। इससे हम बाहर निकल पाएंगे। सुनाई दे रहा है? हाँ जी। फिर लौटेगा मधुमास, ऐसी मेरी छोटी सी कविता है। कभी अधर अंगार भरे हैं, रुधिर सभी के खार भरे हैं, चंदन वन के सुरभित तन में दावा नल के द्वार भरे हैं, और दूर क्षितिज में प्राची लेकर रश्मि पुंज की थाती लेकर नौल प्रात की नई सुबह ले लौटेगा रवि फिर धरती पर, लौटेगा रवि फिर धरती पर, धरो तुम धीरज का आयास, सखे फिर लौटेगा मधुमास, सखे फिर लौटेगा मधुमास। पवन और पावन पानी में, देखो कहाँ इन्फेक्शन पहुंच गया, कि पवन और पावन पानी में मही की इस राजधानी में नगर भर घूम रहा विषधर,
धुला है विष में विष ही विष सब और, मिलेगा सागर से मधुमास और संजीवनी है हिमाद्री के पास, यही फिर लौटेगा मधुमास। नियति का वरना करना मत उपहास, नियति का करना मत उपहास, सखी फिर लौटेगा मधुमास। नहीं कोई अपना अपने पास, ऐसी विकृति आ रही है कि कोरोना में कोई हम अपने वालों के पास भी नहीं जा पाए थे, तो नहीं कोई अपना अपने पास मिली, ना अपनों की भी लाश नजर भर देख सकी, ना हम विदा होते हुए अपने खास। बहुत बहुत खोया है हम सबने, बहुत ही आशा और सपने, दुखों दर्दों में जो पिसते रिश्ते, शीघ्र ही बीतेगा संतरास, सखी फिर लौटेगा मधुमास। सखी वाह वाह दादा, थैंक यू सोनी साहब, थैंक यू। बहुत बढ़िया दादा, फिर बहुत बढ़िया। लौटेगा मधुमास, इसी आशा के साथ और इसी बात के साथ इस मीटिंग को अब हम समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और खुशियां फैलाते रहिए। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार सभी को, नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन सभी। नमस्कार सभी को सभी को नमस्कार।